हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल DVS अकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहां पर SSC CGL प्रीवियस ईयर के पेपर यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। पिछली बार मैंने 5 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाया था और अब की बार हाजिर हूँ मैं थर्ड शिफ्ट का पेपर लेकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थर्ड शिफ्ट का पेपर स्टार्ट करेंगे। अब के जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है, पिछली बार जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया था उससे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े से कठिन क्वेश्चन हैं इस वाले पेपर में, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे पहले 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 12/√5 + √3। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कहता है 12/√5 + √3 प्लस के 18/√5 - के √3, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने और इसका हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको हमें सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने का मतलब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का देखो एलसीएम जब लेंगे तो √5 + √3 एक ब्रैकेट में, √5 - के √3 दूसरे ब्रैकेट में, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब उसके बाद में देखो क्या होगा, √5 + √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो √5 12√5 - के 12√3, भाई 12 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर लिया। अब उसके बाद में प्लस लगाएंगे। अब √5 - √3 से ये कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 18√5 प्लस के 18√3, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो √5 वाला √5 से हमें ऐड कर लेंगे तो 12 और 18 कितने हो जाएंगे भाई, 30, √5 और ये √3 वाला और √3 वाले के साथ में देखो ये प्लस का 18 है, ये माइनस का 12 है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6√3 डिवाइडेड बाई, अब देखो a + b a - b यानी कि a² - b² का फॉर्मूला इसमें खुल जाएगा। तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ कितना है, यहाँ 2 बचेगा और ये कितना है, 30 है और 6 है, तो 6 एलसीएम आ जाएगा इसमें। तो 5√5 प्लस का √3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से ये कटेगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में 5√5 प्लस के √3, ठीक है। तो इसका आंसर भाई इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है ना। 3 ब्रैकेट में 5√5 प्लस का √3, ठीक है। तो इस तरह से भाई इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, S, T तथा U एक कार्य को क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, लेकिन T कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा U कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। S शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। निर्धारित राशि में S का भाग कितना है, ठीक है भाई। तो हमें बताना है कि S को 10,800 में से टोटल कितने रुपए मिले। तो सबसे पहले ऐसा सवाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल काम है उसमें हम देख लेते हैं कि S ने कितना भाग किया, मतलब कितना हिस्सा S ने पूरा किया, तब देखते हैं, ठीक है ना। तो टोटल पहले देखते हैं S T U, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा S T U, देखो यहाँ है S T U। S ने कितने कितने दिनों में काम किया है, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले 40, 48, 60। देखो ये 40 दिन में पूरा कर सकता है, ये 48 दिन में और ये 60 दिन में। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 40, 48 और 60, इनका एलसीएम जो आता है वो 240 आएगा। 40 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 48 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल तो आपका 240 है, 240 यूनिट काम है, जिसमें S एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, T एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, U एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सपोज करो इसका पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखो ये है, यानी कि ये एस टी यू,
अब देखो टी तो कुछ दिनों पहले मतलब काम समाप्त सपोज करो यहाँ हो रहा है, टी काम समाप्त होने से कुछ दिनों पहले यानी कि 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। यू काम समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़कर गया है भाई? यू काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ करके चला गया। लेकिन जो एस है वो आपका शुरू से लेकर के एंड तक करता रहा है। तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ हमें पहले ये निकालना, क्योंकि एस ने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया है। तो जितने दिनों में काम पूरा हुआ है उतने दिनों तक एस ने कंटिन्यू काम किया है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें टोटल डेज निकालने हैं। टोटल डेज देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसी टाइप का एक सवाल था जो मतलब काम शुरू होने के पहले या काम शुरू होने के बाद में छोड़ के जाते हैं, तो इस तरह का मैंने सवाल सॉल्व करवाया था। तो देखो ऐसे किस तरह से निकालते हैं, डायरेक्ट टोटल डेज निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल 240 है। मैंने आपको बताया था कि काम प्रारंभ होने के कुछ दिनों बाद ये छोड़ के जाता है, उसका काम माइनस कर देते हैं, लेकिन काम ख़त्म होने से पहले जो छोड़ के जाता है उसका काम प्लस करते हैं। तो इसमें तो दोनों ही बंदे काम ख़त्म होने से पहले छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों का काम प्लस करना पड़ेगा। तो टी का 2 दिन का काम प्लस करना पड़ेगा भाई। तो 2 दिन का काम देखो, टी 1 दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 2 दिन में 10 यूनिट करेगा, और यू का 5 दिन का काम इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस का 5 गुणा 1 दिन में कितना 4 यूनिट कर रहा है, डिवाइडेड बाय। अब देखो अब तो तीनों से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 6 4 6 5 4, 6 + 5 + 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 240 250 270 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा भाई। 6 और 5 11 और 4 15, कितना आ जाएगा भाई 15 एकम 15 15 अट्ठे 120, यानी कि 18 दिन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि 18 दिनों में काम कंप्लीट होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि U का भाग कितना, S का भाग कितना है। तो हमें निकालना है S का भाग। तो S का भाग देखो 18 दिनों में काम कंप्लीट हुआ है और 18 1 दिन में वो कितना कर रहा है 6 यूनिट काम करता है, डिवाइडेड बाय टोटल काम कितना है भाई 240, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा, 6 चौक 40, और उसके बाद में फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितने से काटेंगे भाई इसको 2 से काटेंगे, 9/20। अब हमें क्या करना है, ये इतना हिस्सा S ने पूरा किया है तो S का मजदूरी, S की मजदूरी निकालेंगे भाई, इसको कितना मिलेगा तो 9/20, और टोटल कितना है 10,800। तो देखो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4860 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4860 रुपये, यानी कि इसमें ऑप्शन चौथा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 4860 रुपये। समझ में आ गया भाई। इस तरह से हम यहाँ पे एस की मजदूरी निकाल सकते हैं कि भाई एस ने टोटल 4860 रुपये उसमें से कमाए होंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, एक किसान के पास में समलंब आकार की ज़मीन है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 2.56 गज तथा 3.44 गज हैं तथा समांतर भुजाओं में दूरी 1.44 गज है। ज़मीन को जोतने का खर्चा 1800 रुपये प्रति वर्ग गज है। पूरी ज़मीन को जोतने के लिए कितनी राशि की खर्च होगी। यानी कि समलंब आकार की ज़मीन है। समलंब आकार का मतलब होता है ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम में देखो यहाँ पे देखते हैं ट्रेपीजियम किस तरह का होता है। ट्रेपीजियम कुछ इस तरह का होता है, इसको हम समलंब बोलते हैं। समलंब क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से 2 साइडें इसमें पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, यहाँ से यहाँ तक की मतलब समान लंबाई होती है, इसलिए हम समलंब बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं भाई, इनकी लंबाइयाँ कितनी दे रखी हैं 2.5 गज, 2.56 और 3.44 ये दे रखा है 3.44
और ये दे रखा है 2.56 और इन दोनों के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दे रखी है भाई इन्होंने, ठीक है ना। तो समांतर भुजाओं में दूरी दे रखी है 1.44 गज, ठीक है। तो और यहाँ पर जो कॉस्ट दे रखी है इसकी प्रति वर्ग गज की कॉस्ट दे रखी है 1800 रुपये, समझ में आ गया। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एरिया देखो क्या होता है, यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि समलंब आकार का जो एरिया होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया, तो उसका क्या बोलते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग। यहाँ लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग इनटू में करेंगे उनके बीच की दूरी, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, तो देखो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इन दोनों का हम योग करेंगे। तो देखो कितना है 2.56 और 3.44, चलो मैं लिख ही देता हूँ 2.56 प्लस 3.44 इनटू में करेंगे इनके बीच की दूरी है 1.44, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.2 इंटू ये 2 और 3 5 और ये 0.56 0.44 पूरा कंप्लीट एक कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इंटू में 1.44, भाई ये 3 आ गया। अब ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। ये आ जाएगा वर्ग गज। अब ये कॉस्ट बताएंगे, यानी कि टोटल कीमत क्या होती है, एक वर्ग गज की कीमत कितनी है 1800 रुपये और टोटल कितना है 4.32। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो है पॉइंट हटा देंगे तो 18 का मल्टीप्लाई कर लो, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 57, 18 चौक 72, 72 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 77, यानी कि 7776 रुपये इसका आंसर आ जाएगा भाई, समझ में आ गया। 7776 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भाई इनको सवालों को सॉल्व करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में समलंब आकार का एरिया हम जहाँ ध्यान रखेंगे कि जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग करेंगे, उनका 1/2 और उनके बीच की दूरी, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, यदि एक किताब को 18% की छूट के बाद में 1599 में बेचा जाता है तो किताब का अंकित मूल्य क्या होगा। 18% की छूट, यानी कि डिस्काउंट दे रखा है इसमें 18% का। 18% का डिस्काउंट का मतलब होता है 18/100, यानी कि यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 9/50, ठीक है ना। तो यानी कि 50 रुपये अगर इसका मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो 9 रुपये की छूट मिलेगी। जब 9 की छूट मिलेगी तो कितने की बेचेगा भाई 41 की, ठीक है। 41 की बेचेगा और वहाँ पर कितने की बेच रहा है 1599 रुपये की, 1599 रुपये की इससे बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1599 डिवाइडेड बाय 41, बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 50 का गुणा करेंगे, पहले यहाँ से देखेंगे ये कितनी बार कटेगा। देखो भाई इसमें काट के देखेंगे, अगर हमें 41 तो पूरा ही अभाज्य संख्या है तो इसमें हम काट के देखेंगे ये कितनी बार कटेगा, 4 × 3 = 12, ये 3 हो गया, 6 9 और ये कितना 3। अब कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ठीक है। ये 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि 39 बार कटेगा। तो 39 गुणा 50 यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15, 15 और 4 19, 1950 रुपये भाई इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 1950 रुपये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां तथा एक पत्नी हैं। उन्होंने 19,000 रुपये की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना राशि मिले तथा उसकी पत्नी को उसके बेटे से 600 रुपये कम मिले। तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि बताओ। ठीक है, तो कितने हैं? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और एक पत्नी है। तो सबसे पहले 3 बेटे हैं, बेटे को मतलब सन लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो 1 2 3, 2 बेटियां हैं और एक पत्नी है। बात समझ में आ गई? इस तरह से अब देखो यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को, यहाँ कह रहा है प्रत्येक बेटी को बेटे से 1.5 गुना राशि मिलेगी। 1.5 गुना राशि यानी कि 1.5 गुने का मतलब होता है 3/2। अब 3/2 जो होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर बेटे को 2 रुपये की राशि मिलेगी तो बेटी को कितनी मिलेगी? 3 की मिलेगी। ठीक है ना, तो बेटी को मिलेगी 3 की और बेटे को मिलेगी 2 2 2। ठीक है, अभी हम रेशियो बनाया है हमने। अब क्या करेंगे? वाइफ का निकालेंगे। वाइफ का कह रहा है कि जो उसको वाइफ को मिलेगी वो बेटे से 600 रुपये कम मिलेगी। अब देखो, अब यहाँ पर रुपये कम या ज़्यादा की बात हो रही है तो इसलिए हम रेशियो में नहीं लिख सकते इन सभी को। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए लगा देंगे। ठीक है, तो इनकी राशि हो जाएगी, यहाँ पर ए लगा दिया। तो इसकी वाइफ को कितनी मिलेगी? जो बेटे को मिलेगी उससे 600 रुपये कम मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन सभी को टोटल को जोड़ करके कितना बैठ रहा है भाई? 19,000 रुपये बैठ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपॉन इक्वल्स टू करेंगे 19,000। ठीक है, तो हमने क्या काम करा? यहाँ पे प्लस लगा दिया भाई, सभी को ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से देखो टोटल 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितने हो गए भाई? 14A बराबर ये 600 इधर चला जाएगा तो 19,600 रुपये आ जाएगा। तो A बराबर 14 से डिवाइड करेंगे, 14 कम 14, 14 चौका 56, ये कितना आ जाएगा? 1400 रुपये। हमें क्या करना है? तीनों बेटों का हिस्सा बताना है। तीनों बेटों को मिली राशि तो 1400 इंटू 3 बेटे 2A 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 तो कितना हो जाएगा? टोटल 6A। A की वैल्यू कितनी है? यानी कि 6 हो जाएगा ना ये, तो कितना आ जाएगा? 6A हो गया ये वाला। 0 0 6 चौक 24, 6 एकम 6 7 8, 8,400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 8400 रुपये इसका टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत A है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा। मैं बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसके अंदर, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताऊंगा जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा जब आपको, तब आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा और जो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या होती हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है कि सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी हमारे एवरेज की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं तो जितना भी डाटा दे रखा होता है बिल्कुल उनके बीचा बीच का जो नंबर होता है उसको हम एवरेज बोलते हैं। तो क्या कर रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएँ हैं और उनका एवरेज दे रखा है A। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 संख्याएं हैं और उनका एवरेज A है तो देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं A, और एक संख्या होगी यहाँ पर, एक संख्या होगी यहाँ पर और एक संख्या होगी यहाँ पर। भाई 3 संख्याएं ना, क्रमागत की बात अगर हम करते हैं तो बिल्कुल बीचा बीच में नंबर आता है। क्रमागत की बात कर रहा हूँ मैं, रेगुलर वाली। तो क्या करें? 1 2 3, तो इनके जस्ट बिल्कुल बीच में कौन सा आ रहा है नंबर? भाई A आ रहा है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर +2 के अंतराल पे, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या होगी तो +2 यहाँ से बढ़ेगा, +2 यहाँ से बढ़ेगा, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। अब बात समझते हैं, आगे क्या कहता है कि अगली 5 संख्याओं को शामिल और कर लिया भाई, 1 2 3 4 5 संख्याओं को शामिल और कर लिया। तो अब देखेंगे अब इनका बीच में, मतलब बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो देखेंगे भाई यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इनके अगर बीचा बीच की बात करूँ तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पर आएगा इनको बिल्कुल बीच में। बात समझ में आ गई। तो अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा। देखो ये A है और +2 की बात करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, फिर +2 की बात करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, और अगर मैं आगे +2 की बात करूँ तो ये वाला नंबर आएगा। लेकिन ये बिल्कुल बीच में है तो यहाँ तक तो हमारा +1 ही ऐड हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है। कितना ऐड हो रहा होगा? 1 ऐड हो रहा होगा। तो कितना हो जाएगा A में कितना आ जाएगा 2 2 और 2 4 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा A + 5। ठीक है भाई, जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से आपको इन चीज़ों को समझा दूंगा कि एवरेज में हम किस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो भाई इस तरह से भाई सवाल होगा। मैं दोबारा से सवाल को समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा से देखो भाई। जैसे कि हमें दे रखा है 3 संख्याओं का औसत, तो 1 2 3 बिल्कुल बीचा बीच के जो नंबर होता है वो इसका औसत होता है। अगली 5 संख्याएं और मिला दी जाएँ, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अब इनके बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पर ये नंबर आएगा। तो हमें देखना है कि अब यहाँ पर A तो हमारे यहाँ है, 2 2 सम संख्या है तो 2 2 का ऐड है, तो 2 ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। अब हमको +1 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो A + 5 हमारा इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है ना, तो देखेंगे 50% की हानि होती है 18,450 रुपये में बेचने पर। 50% की हानि का मतलब क्या होता है, 50/100, यानी कि अगर वो 100 रुपये की खरीद के लाएगा तो 50 की हानि हो जाएगी, तो बेचेगा कितने की, 50 की तो बेचेगा भाई। 100 की खरीद के लाया, 50 की हानि कर दी तो 50 की बेचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 50 की बेचेगा। और यहाँ पर कितने की बेच रहा है भाई, यहाँ बेच रहा है इसमें 18,450, 18,450। ठीक है, 50 यूनिट की वैल्यू 18,450। लेकिन अब वो ये तो थी इसकी हानि, अब वो बेचेगा लाभ पर। लाभ कितना है भाई, 50% का। अब 50% का मतलब क्या होता है, अगेन 50/100, यानी कि अगर वो 100 की खरीद के लाया था तो 50 की लाभ लेगा, तो यानी कि 150 की बेचेगा। अब उसको कितने की बेचनी पड़ेगी, 150 की। तो हमें क्या करना है, 150 यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई। 50 यूनिट की वैल्यू 18,450 है, 150 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें ही मैं क्या करूँगा, 3 का गुणा कर दूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, 18 × 54 हो गया, 54 और 1 55। यह आ जाएगा 55,350 रुपये भाई। इसका आंसर आ जाएगा 55,350 रुपये का इसके मतलब टोटल बेचना पड़ेगा, तब जाकर के उसको 50% का लाभ मिलेगा। बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारे इसको सवाल करने का मतलब कई तरीके हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे 26,010 है, प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष की वृद्धि होती है। 2 वर्ष की वृद्धि का मतलब कितना होता है, देखो 2% की वृद्धि होती है, तो 2% का मतलब होता है 2/100, यानी कि 1/50। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पहले वर्ष 50 है तो अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। फिर दोबारा से क्या हो गया, 50 थी, फिर कितनी होगी, 51 होगी। अब देखो, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई कौन सी वैल्यू को हम क्या मानते हैं। अगर हमें वर्तमान वैल्यू दे रखी है और अगर हमें पीछे की वैल्यू पूछी है, पीछे की वैल्यू पूछे यानी कि ये वाली वैल्यू पीछे की होती है और ये वाली वैल्यू आगे की होती है। अगर हमें पीछे की वैल्यू दे रखी होती है तो जो हमको दिया हुआ है वो हम इसको मानेंगे। यहाँ पर पीछे की वैल्यू अगर पूछी है तो हमें इसका मान निकालेंगे। अगर हमें आगे की वैल्यू पूछी है
आगे की वैल्यू पूछी है तो जो दिया हुआ है उसको हम इसे मानेंगे और आगे की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें दे रखा है कि इसमें वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, तो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है और 2 वर्ष पहले की पूछा है, ठीक है ना। 2 वर्ष पहले क्या थी, तो 2 वर्ष पहले, पहले का मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, तो यानी कि इसको हमने 51 गुणा 51 यूनिट की वैल्यू को 26,010 मानना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब इसको काटेंगे 51 से काटेंगे तो 510 बार कटेगा, फिर 51 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। हमें क्या करना है, 50 गुणा 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 2 वर्ष पहले तो कितना आ जाएगा भाई, 10 का गुणा करेंगे 2500 में, तो आंसर आ जाएगा 25,000। 25,000 जनसंख्या थी भाई 2 वर्ष पहले। समझ में आ गया। इस तरह से भाई इन सवालों को सॉल्व करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल तरीका भी लगा सकते हैं, तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल कहता है भाई, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी सामान्य पटरी पर, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है, 9 सेकंड में पार कर लेती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं कि एक रेलगाड़ी है भाई, यहाँ पे एक रेलगाड़ी इस तरह से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में आ रही है। एक रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब क्या है, लंबाई, वो कितनी है, 150 किलोमीटर, 150 मीटर। 100 मीटर 150 मीटर, दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, दोनों रेलगाड़ियाँ जब विपरीत दिशा में आ रही हैं तो एक दूसरे को पार करते समय दोनों ही लंबाइयों को उसको तय करना पड़ेगा, और जो दोनों की चाल है वो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, टोटल चाल निकाल लेते हैं। तो टोटल चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि दूरी बट्टे समय होता है ना, समय कितना है भाई, 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही हैं, और टोटल दूरी 100 और 150 यानी कि 150, 250 हो गया बराबर। ठीक है, और टोटल चाल इसमें कितनी दे रखी है भाई, एक की चाल दे रखी है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल हमने ए मान लिया, तो दूसरे की चाल ही हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। तो ये भी टोटल चाल है, ये भी टोटल चाल है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो आपको चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है 40, और यहाँ पर जो हमने निकाला है वो ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड है, तो यानी कि मीटर पर सेकंड है। तो हमको करना क्या है एक्चुअली, इसको भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो 18/5 से हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 18/5 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 250/9 गुणा 18/5। भाई यहाँ से काटेंगे इसको, 2 बार कटेगा, 5 से इसको काटेंगे, ये 50 बार कटेगा, 5 पंजे 25 और 0, यानी कि ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, 40 + a। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, 100 बराबर 40 + a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, 20,000 रुपये पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 20,000 रुपये पर। ठीक है, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम टी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक टी स्ट्रक्चर का क्या होता है, यहाँ पे 2 साल वाला सवाल है। 2 साल वाला है क्या है, मतलब 1 साल का ही है, लेकिन हमारा दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर, यानी कि देखो P बराबर दे रखा है 20,000 रुपये, R बराबर दे रखा है भाई 40% वार्षिक, 40% वार्षिक दे रखा है, और N बराबर दे रखा है 1 वर्ष। तो सबसे पहले तो हमारा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें दे रखा है अर्धवार्षिक संयोजन। अर्धवार्षिक संयोजन का मतलब क्या होता है कि जो ब्याज है वो हर 6 महीने में लग जाती है, हर 6 महीने बाद ब्याज लग जाती है। अब आप मुझे ये बताओ
कि ये तो वार्षिक है, 40% पूरे साल में लगनी है, तो 6 महीने करके यानी कि 20% लग रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अर्धवार्षिक अगर दे रखा है तो जो भी रेट होता है उसमें आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 20% निकलने लगेगा इसमें। और उसके बाद में अब 1 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 वर्ष है टोटल टाइम, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि टोटल हमारा 6 महीने में ब्याज लगता है तो 1 वर्ष में 2 बार लगेगा भाई, एक बार 6 महीने फिर अगले 6 महीने में लगेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 छमाही आ जाएगा। यानी कि जब भी ऐसी बात हो तो अगर हम क्या करेंगे आर में 2 से भाग करेंगे लेकिन एन में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर रेट आ गया अब 20% और जो समय आ गया वो 2 छमाही आ गया, ठीक है ना। तो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपने स्ट्रक्चर पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि पी और यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, ये रेट होता है। अब रेट होता है मतलब ये टोटल हमारा मूलधन होता है और यहाँ पर हमारा क्या होता है ए और बी। भाई ये ए और बी क्या होता है, अब इस चीज़ को समझ लो। ये क्या होता है, दरअसल क्या है कि यहाँ पर पी में जब हम रेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यू आती है और फिर यहाँ पर ए की वैल्यू, ये पहली साल होती है, ये दूसरी साल। फिर ये बी होता है, जो पहली साल में ब्याज आया था उस पर फिर अगेन एक बार और ब्याज लगाते हैं तो ये हमारा बी आ जाता है, ठीक है ना। तो इस टोटल को हम इसमें ऐड करते हैं तो टोटल हमारा ये सी आई आया था, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आया था। सब पूछा क्या है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछा है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो कैसे निकालेंगे, हमारा यहाँ पे हो जाएगा टोटल। अब मैं यहाँ से इनकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है 20,000 रुपये और यहाँ पर आर की वैल्यू 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5 और 1/5। 5 में इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000, फिर ये आ जाएगा 4,000 और फिर क्या करेंगे, फिर इसमें 1/5 का करेंगे गुणा, यानी कि दोबारा से फिर इस पर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 800। भाई 5 8 40, 800 हो गया। अब टोटल को हम ऐड कर लेंगे, 4,000 4,000 8,000 हो गया और 800 और है, तो कितना आ जाएगा 8,800 रुपये। इसका हमारा टोटल आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 8,800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया भाई, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें क्या कहता है, x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 तथा y² प्लस 2y माइनस के 35 बराबर के 0 के सामान्य शून्यक के घन तथा वर्ग के बीच का अंतर बताओ। सामान्य शून्यक का मतलब होता है इसमें जीरो, जीरोज का मतलब होता है इसमें रूट्स, ठीक है ना। यानी कि इसका जो हल होता है उसको ही हम जीरोज बोलते हैं, यानी कि रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका सामान्य हल मतलब 2 इक्वेशन दे रखी है भाई। पहली इक्वेशन दे रखी है हमें x² माइनस 8x, x² माइनस के 8x प्लस का 15, ठीक है, बराबर का 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है y² प्लस 2y माइनस के 35, y² प्लस के 2y माइनस के 35 बराबर का 0। बस समझ में आ गई भाई। अब हमें क्या करना है, इसका सामान्य, सामान्य का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों में जो जनरली इन दोनों में जो कॉमन आएगा उसका हमें घन और वर्ग का अंतर निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व करने का मैंने पिछली वीडियो में भी एक तरीका बताया था, ठीक है ना। दोबारा से मैं इसको बता रहा हूँ, उसी तरीके को हम लंबा मेथड नहीं लगाएंगे। हम क्या करते हैं, इस 15 को देखते हैं, ये जोड़ के लिखा हुआ है ना, जोड़ के लिखा हुआ 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो जोड़ के 8 आ जाए, तो कितना आ जाएगा भाई 5 गुणा 3। बात समझ में आ गई। 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 3 कितना हो गया 15। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 35 के ऐसे फैक्टर, अब ये माइनस लगा हुआ है ना तो घटा करके 2 आना चाहिए, तो 7 गुणा 5। अब देखो हमको करना क्या है, हमको कैसे लिखना है, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस आने के लिए हमारा क्या होगा, माइनस का 8 आने के लिए इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, दोनों ही माइनस करना पड़ेगा ना। तो क्या आ जाएगा x माइनस के 5 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 3 बराबर का 0। भाई सिंपल सी बात है, माइनस लगा हुआ है ना तो दोनों ही माइनस, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ लगा हुआ है प्लस का, प्लस के 2 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये प्लस का लेना पड़ेगा और ये माइनस का लेना पड़ेगा भाई। तो क्या आ जाएगा y प्लस का 7 y माइनस के 5 बराबर का 0, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने, बहुत ही सिंपल तरीका बताया है इसको सॉल्व करने का। तो ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से -5 इधर की तरफ ले जाएंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3।
और यहाँ देखेंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में देखो ये 5 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, यानी कि हमें सिर्फ इसी को पकड़ना है, ठीक है ना। दोनों में जो सामान्य यानी कि कॉमन है, देखो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द क्यूब एंड स्क्वायर ऑफ द कॉमन रूट। कॉमन रूट कितना है 5 और 5, तो अब इसका क्यूब निकालेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे भाई, इसका अंतर देख लेंगे कितना आएगा टोटल। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 100 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 100 यानी कि 100। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहता है, x माइनस 1/3 x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर का 0। तो हमें बताना है y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। दरअसल क्या है कि सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट क्या है भाई, यहाँ पे देखेंगे। कंसेप्ट ये है कि यदि दो संख्याएं हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 0, अगर मेरे दो वेरिएबल दे रखे हैं और इसको 0 है, तो ध्यान रखना जब भी हमारे स्क्वायर वाली बात आ जाए तो ये इक्वल करके 0 तभी हो सकता है जब हम इसको भी 0 पुट करें और इसको भी 0 पुट करें, भाई तभी पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पे चाहे संख्या माइनस की हो चाहे प्लस की हो, हमेशा प्लस में ही कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसकी भी प्लस में आएगी, इसकी भी प्लस में आएगी, इसका मतलब 0 कभी नहीं आ सकता। तो तभी पॉसिबल होता है जब हमारा क्या होता है, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। इसी तरह से अगर मैं दूसरा देखूँ कि यहाँ पे देखूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर का अगर मैं 0 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला टर्म भी 0 होना चाहिए और ये वाला टर्म भी 0 होना चाहिए, तभी जा करके ये 0 आएगा। जब मैं इस टर्म को 0 करूँगा तो x की वैल्यू मुझे 2 पुट करनी पड़ेगी, तभी 0 होएगा। इस टर्म को पुट करूँगा तो y की वैल्यू माइनस के 4 पुट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, इस चीज़ को आप ध्यान रख लो, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हमें यहाँ लगाना है। अब देखो इस कंसेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, बराबर का 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको भी हमें 0 करना पड़ेगा और इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू मुझे 1/3 रखनी पड़ेगी, इसे 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, तभी जा करके हमारा ये 0 होगा, ठीक है। तो इसको भी 0 बना दिया मैंने, तो y बराबर 4 हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू को पुट करो भाई, y यानी कि 4 प्लस 1/3 अपॉन 4 माइनस के 1/3, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 1 13, 13/3, 3 चौक 12 माइनस 11/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 13/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, 13/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं होती है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे भी थोड़ा सा भयंकर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 6 के गुणनखंडों का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। गुणनखंडों का अंतर ज्ञात करो भाई, x² प्लस 1/x²। तो ये सवाल दे रखा है भाई यहाँ पे, x² प्लस 1/x² माइनस 6 बराबर 0। पहले तो हमें इसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालने के बाद में फिर उनका रेशियो, वो उनका डिफरेंस लेना है, इनका गुणनखंडों का अंतर देखना है। तो भाई इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, एक्चुअली इसके 2-3 तरीके होते हैं सवाल को सॉल्व करने का, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ भाई। x² प्लस 1/x² बराबर का मैंने अगर 6 मान लिया, यानी कि 6 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसको फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए मैं करूँगा क्या, एक्चुअली मैं यहाँ पर अगर 2 माइनस कर दूँ दोनों तरफ, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो जाएगा। ab का मतलब x इंटू 1/x हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर के, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस के 1/x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2, यानी कि ये अंडर रूट इधर हो जाएगा। जब अंडर रूट इधर हो जाएगा तो इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आता है। बात समझ में आ गई। तो इसका देखो फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 1/x, एक बार मैं 2 को इधर की तरफ लाऊंगा प्लस का कंसिडर करके, तो माइनस 2 यहाँ आ जाएगा। और दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 1/x और ये आपका प्लस का 2। भाई यहाँ पे ये इसके 2 फैक्टर बने हैं। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, अंतर निकालना है। जब मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो x माइनस 1/x और x माइनस 1/x ये तो आपस में मेरा कट जाएगा, ठीक है ना। ये आपस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है। तो इसका देखो अंतर क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 2, 2 प्लस 2 यानी कि 4 इसका भाई आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ गई। इसका आंसर हमारा 4 आ जाएगा। इसका आंसर प्लस 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं माइनस 2 को पहले कंसिडर करूं तो फिर इसका इसमें से अंतर निकालूं या इसका इसमें से अंतर निकालूं तो इसका आंसर आएगा 4 ही, ठीक है। माइनस 4 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमारा एक ही ऑप्शन है प्लस का 4, तो इसका आंसर हमारा क्या करेंगे, प्लस 4 हम कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया भाई। इस तरह से भाई इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 13। अब उसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में जो भी क्वेश्चन आपके बचते हैं तो वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ठीक है।